हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ, ठीक एवं सुरक्षित ही होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आगे भी अच्छे से करते रहिएगा ताकि आप लोगों का मार्क्स एग्ज़ाम में अच्छा आ सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर हो तो निम्नांकित में से सत्य एवं असत्य कथनों के लिए बॉक्स में सही या गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर। तो ए बी सी सर्वांगसम है किसके, पी क्यू आर के। तो यहाँ कथन दिया है तो बॉक्स में सत्य या असत्य लगाना है। तो ये सत्य या असत्य है तो ये आप लोग इसमें भर लेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग त्रिभुजों में सर्वांग समता के जांच के नियम। तो देखते हैं त्रिभुजों में सर्वांग समता के जांच का नियम क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होने पर एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, किंतु क्या एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होने पर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर त्रिभुज है ए, कोण ए इक्वल टू कोण पी। तो कोण ए इक्वल टू कोण पी यानी कि कोण ए और कोण पी का मान बराबर है। उसी तरीके से कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू और कोण सी इक्वल टू कोण आर। तो ये है। तो ऊपर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के संगत कोण आपस में बराबर हैं, परंतु दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। क्यों? तो सर्वांगसम नहीं है, क्यों नहीं है आइए देखते हैं। तो एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर मात्र होने से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते, बल्कि उनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ दिया है, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर होने मात्र से ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते। यानी कि एक त्रिभुज का संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर मात्र होने से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगा, बल्कि उनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि दो त्रिभुज के आपस में सर्वांगसम होने के लिए उनके संगत कोण तो बराबर होने ही चाहिए और उनके भुजाएं भी बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं। तो ये है त्रिभुज के सर्वांगसम होने का नियम। तो ये था। तो आगे देखते हैं। इस प्रकार दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण और तीनों संगत भुजाएं अर्थात सभी 6 संगत अवयव माप होने चाहिए। यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण और तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो आपने त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में पढ़ा है। आप त्रिभुज की रचना करना भी जानते हैं। क्या आप दो सर्वांगसम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? तो इससे पहले सर्वांगसमता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और त्रिभुज की रचना भी पढ़ चुके हैं। तो आगे दिया है, सभी विद्यार्थी त्रिभुज की रचना करना जानते थे, किंतु दो सर्वांगसम त्रिभुज की रचना कैसे की जाए वे सोचने लगे। तभी राजेश ने कहा, किसी त्रिभुज की रचना कुछ मापों को लेकर की जा सकती। यदि समान माप को लेकर दो त्रिभुज की भी रचना की जाए तो दोनों त्रिभुज की भुजा एवं कोण के माप समान होंगे। इस प्रकार बने दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यानी कि समान माप के लेंगे और बनाएंगे त्रिभुज तो क्या होगा, दो त्रिभुज बनाएंगे तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो अनु ने कहा, हमने 3 प्रकार के त्रिभुज बनाना सीखा। तो इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रकार के त्रिभुज बनाना सीख चुके हैं। पहला क्या था, जब तीनों भुजाएं दी हुई हो। दूसरा क्या पढ़े थे, जब दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण दिया होता था। और तीसरा क्या पढ़े थे, जब दो भुजा एवं दो कोण दिए होते थे
एक भुजा और दो कोण दिए होते थे। इन तीनों प्रकार से हम एक ही माप के दो दो त्रिभुज बनाकर सर्वांगसम त्रिभुज बना सकते हैं। चलो ऐसे ही मापों को लेकर हम दो दो सर्वांगसम त्रिभुज बनाते हैं। तो ये था त्रिभुज के सर्वांगसम का नियम, यानी कि दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए, उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो ये याद रखेंगे आप लोग ये पॉइंट्स। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो आगे है भुजा भुजा सर्वांगसमता नियम। तो सर्वांगसम होने के लिए एक पहला नियम है भुजा भुजा सर्वांगसमता नियम, यानी कि SSS साइड 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 सर्वांगसमता नियम, यानी कि जिसमें सभी भुजा समान हो, यानी कि ये त्रिभुज के सभी संगत भुजा समान हो। जैसे चित्र ये है, इसमें यह ABC में AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और उसी तरीके से दूसरा चित्र है, यानी कि त्रिभुज है DEF, जिसमें DE इक्वल टू 3, EF इक्वल टू 4 और FD इक्वल टू या DF इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और उसी तरीके से यहाँ है त्रिभुज XYZ, जिसमें XY 3, YZ 4 और ये XZ 2 सेंटीमीटर। उसी तरीके से यहाँ भी दिया गया है। तो इसमें देख रहे होंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, लंबाई संगत लंबाई बराबर बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। वैसे ही ये भी हो जाएगा, यानी कि भुजा भुजा सर्वांगसमता के लिए क्या होना चाहिए, उनकी संगत भुजाएं समान होना चाहिए। तो यहाँ पर उसी तरीके से ये भी दिया है, तो ये भी सर्वांगसम होगा। तो ये याद रखना है, किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। तो क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। सर्वांगसमता के इस गुण को भुजा 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 सर्वांगसमता या संक्षेप में भू 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 सर्वांगसमता या SS कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो ये है भुजा भुजा सर्वांगसमता नियम क्या है। तो आप लोग लिखेंगे, किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। सर्वांगसम होने के इस गुण को भुजा भुजा सर्वांगसमता या संक्षेप में भू 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 सर्वांगसमता या SS कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो भुजा भुजा सर्वांगसमता होने के लिए क्या होना चाहिए, सभी भुजाएं बराबर होना चाहिए। तो यहाँ सभी भुजा बराबर था, इसलिए भुजा 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 सर्वांगसमता या भू भू या SS कॉन्ग्रुएंस हुआ ये। तो आगे देखते हैं भुजा कोण भुजा SAS सर्वांगसमता नियम, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम। तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है, साइड यानी कि भुजा फिर कोण फिर भुजा, तो इस तरीके से इक्वल रहेंगे। यानी कि एक त्रिभुज है तो दूसरे त्रिभुज का जो माप होगा भुजा कोण भुजा यदि बराबर है तो क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो उसी को यहाँ बताया है। जैसे यहाँ चित्र में दिया है त्रिभुज ABC और है XYZ है, तो जिसमें AB का माप है 5 सेंटीमीटर, फिर कोण है 90 डिग्री, फिर भुजा है 4 सेंटीमीटर BC। फिर उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, XY का मान 4 सेंटीमीटर, फिर कोण 90 है, फिर YZ का मान 5 है। तो यहाँ देख रहे होंगे भुजा भुजा फिर यहाँ भी कोण फिर भुजा या भुजा कोण भुजा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी भुजा कोण भुजा, तो संगत है, यानी कि संगत भुजा और संगत कोण क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो इसलिए क्या है, भुजा 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 सर्वांगसमता नियम। तो ये भी याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं, आगे भी इसी तरीके से ये चित्र दिया है, तो ये देख लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं, तो ये यहाँ से याद रखेंगे, पहले त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण क्या है, पहले त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा एवं उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इससे
सर्वांग समता को भुजा कोण भुजा सर्वांग समता या संक्षेप में भू को भू सर्वांग समता या साइड एंगल साइड कहते हैं। तो ये याद रखेंगे। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे आप लोग, पहले त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजा एवं उनके बीच का कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं तथा इससे सर्वांग समता को भुजा कोण भुजा सर्वांग समता या संक्षेप में भू 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 सर्वांग समता कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे ये पॉइंट्स। तो आगे है कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम। तो आइए देखते हैं क्या है ये। पहले त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा समान हो तथा पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण संगत कोणों के समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। सर्वांग समता के इस नियम को या इस गुण को भुजा कोण भुजा सर्वांग समता या संक्षेप में भू को भू सर्वांग समता कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, पहले त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के समान हो तथा पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग है। सर्वांग समता के इस गुण को कोण भुजा कोण सर्वांग समता या संक्षेप में को भू को सर्वांग समता या एस ए कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो ये तीन याद रखेंगे आप लोग। तो पहले क्या पढ़े, भुजा भुजा भुजा, फिर दूसरे में भुजा भुजा, फिर कोण भुजा कोण। तो ये तीनों नियम याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो जैसे ये दो त्रिभुज है ABC और PQR है, तो इसमें देख रहे होंगे कि दो कोण बराबर हैं। ये 50 ये यहाँ पर 50 है, ये 50 है और यहाँ पर 60 है, तो ये 60, तो दो कोण समान है और एक भुजा बराबर है, तो इसलिए ये सर्वांग सम होंगे। तो और भी चित्र दिया है तो ये देख लेंगे आप लोग। तो आइए आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं आगे उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 है, नीचे दो त्रिभुज CAB और RPQ दिए गए हैं, बताइए कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। शेष अवयवों को मापकर उनके बीच के संबंध को बताइए। तो यहाँ पर दिया है दो त्रिभुज CAB और RPQ। तो CAB और RPQ है, बताइए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। तो शेष अवयव को मापकर उनके बीच के संबंध को बताइए। तो यहाँ पर बताना है कि हम लोग को ये दोनों त्रिभुज बराबर है या नहीं। तो जिसमें दिया है तो यहाँ त्रिभुज CAB, तो CAB और RPQ, तो RPQ में क्या दिया है, BC इज इक्वल टू, ये BC का मान 4 सेंटीमीटर और उसी तरीके से यहाँ पर QR का मान 4 सेंटीमीटर, यानी कि BC इज इक्वल टू क्या है, QR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये दो एक भुजा बराबर हो गया। फिर क्या दिया है, कोण B इज इक्वल टू कोण Q, तो कोण B और कोण Q का मान कितना है, 180 डिग्री है। और क्या दिया है, एक भुजा AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और दूसरे त्रिभुज का भी QR क्या है, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी बराबर है। तो यहाँ दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। तो यहाँ त्रिभुज CAB की दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण त्रिभुज RPQ, तो ये RPQ के संगत भुजा एवं उनके बीच का कोण क्या है, बराबर है। तो अतः कोण भुजा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से स्पष्ट है कि त्रिभुज क्या है, CAB सर्वांग सम त्रिभुज RPQ, यानी कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो पुनः दोनों त्रिभुजों में AC तो माप कर लिखना है। तो ये AC और ये RP का मान क्या होगा, 6.1, ये माप कर देख लेंगे। और कोण C और कोण R, तो ये भी माप कर देख लेंगे आप लोग, तो ये बराबर होंगे। तो अतः भुजा AC भुजा PR संगत है, उसी तरीके से CQ ये भुजा AC किसका संगत है, PR का, और कोण C किसके संगत है, कोण C जो संगत है R के, कोण C संगत कोण R और कोण B संगत कोण Q और कोण A संगत कोण P। तो ये इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो और देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो
और एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, नीचे आकृति में दो त्रिभुज दिए गए हैं, दोनों त्रिभुजों में जो संगत भाग हैं उन्हें दर्शाया गया है। बताइए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है या नहीं। तो नीचे यहाँ चित्र दिया गया है, ये त्रिभुज इस तरीके से ए बी सी है, तो जिसमें और से फिर दो त्रिभुज बना है। एक त्रिभुज क्या है बाहर है, तो वहाँ से ये मिलाए हैं शीर्ष से, तो यहाँ दो त्रिभुज बन गया है। तो क्या है, दो त्रिभुज है ए बी डी, तो ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी, तो ये त्रिभुज है, ये ए बी डी और ए सी डी ये सर्वांगसम है या नहीं ये बताना है। तो आइए देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 2, तो इस तरीके से ये चित्र दिया गया था। हम लोग को इसमें क्या बताना था, ए बी डी और ए सी बी ये सर्वांगसम है या नहीं, तो ये बताना था। तो चित्र में त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी बनते हैं में, इसमें तो त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी, तो इसमें क्या है कोण बी ए डी, तो कोण कौन सा बी ए डी, तो यानी कि ये वाला कोण इज इक्वल टू सी ए डी, कोण सी ए डी। चित्र तो बराबर होगा, तो चित्र में दिया है, तो चित्र में ये दिया है, तो ए डी बराबर ए डी होगा, ए डी बराबर ए डी। तो ये क्या है, दो त्रिभुज बने हैं ए बी डी और ए सी डी, दोनों में क्या है ये भुज उभयनिष्ठ है, तो इसलिए क्या होगा बराबर होगा, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, तो ये बराबर हो जाएगा। और कौन सा बराबर होगा, और कोण ए डी बी, तो कोण ए डी बी इज इक्वल टू कौन सा होगा, कोण ए डी सी, कोण ए डी सी। तो ये भी चित्र में दिया है, चित्र में तो इतना दिया था चित्र में। तो क्या क्या दिया था, तो इस चित्र में त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी में, तो ये त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी में क्या क्या दिया था, ए बी डी, तो ए बी डी, ये सॉरी बी ए डी, तो बी ए डी और कोण सी ए डी इक्वल, ये चित्र में दिया है, ये दिया है इक्वल। अब उसी तरीके से क्या दिया है, उसी तरीके से आगे दिया था ए डी क्या है उभयनिष्ठ है, तो दोनों त्रिभुज बन रहा है, तो इस दोनों में क्या है ए डी उभयनिष्ठ है। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी दोनों के लिए भुजा है, तो इसलिए उभयनिष्ठ है, तो ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और उसी तरीके से और एक कोण दिया था ए डी बी और ए डी सी, तो ये दोनों कोण भी क्या है बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो अतः क्या हो जाएगा, अतः कोण भुजा कोण, या इसी को हम ए एस ए सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम किसके होगा त्रिभुज ए सी डी, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से सर्वांगसम है, तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है एग्जाम्पल नंबर 4, नीचे दिए हुए त्रिभुज में भुजाओं की मापों को देखकर सर्वांग समता स्थापित कीजिए।
तो यहाँ भुजाओं के माप देकर सर्वांग समता स्थापित करना है। जैसे यहाँ दो त्रिभुज है, त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ। तो इसमें क्या है, दिए गए चित्रानुसार त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ में, तो इसमें क्या है PQ, तो इस त्रिभुज में PQR और त्रिभुज XYZ में, तो PQ इक्वल टू XY, तो PQ ये और XY क्या है, दोनों 2.9 सेंटीमीटर है, तो इसलिए क्या होगा, इक्वल होगा, चित्र में दिया हुआ है। और उसी तरीके से QR इक्वल टू YZ, तो QR और ये YZ ये क्या है, बराबर है, 6 सेंटीमीटर है, तो बराबर होगा, ये भी चित्र में दिया है। तो आगे है RP, तो ये RP इज इक्वल टू ZX, ये ZX क्या है 5.3, तो ये भी बराबर है, चित्र में दिया है। तो आता है यहाँ क्या हो जाएगा, भुजा 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 SS सर्वांग समता से त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ क्या है, सर्वांग सम है। तो ये इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो और एक है आगे समकोण कर्ण भुजा नियम। तो समकोण कर्ण भुजा नियम, तो सर्वांग समता के तीनों नियम सभी त्रिभुज के, इस नियम सभी त्रिभुज पर लागू होते हैं, परंतु समकोण कर्ण भुजा नियम समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज तो पता ही है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज जो होता है इस तरीके से होता है, ऐसा ये ABC, तो एक कोण 90 डिग्री होता है, यहाँ पर ये 90 डिग्री। तो ये तो समकोण कर्ण भुजा नियम किस पर लागू होता है, हमेशा समकोण त्रिभुज पर। यदि समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग समता के इस गुण को समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता या RHS कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो ये याद रखेंगे। तो समकोण, तो इसमें कर्ण क्या होता है, आइए देखते हैं। तो इसमें समकोण एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। तो 90 के सामने वाला भुजा, तो सामने वाला भुजा कौन है, AC, तो इसके सामने कौन है, ये है। तो AC क्या होगा, कर्ण होगा, कर्ण होगा, और ये आधार होगा। अगर यहाँ पर हम लोग न्यून कोण लें तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें दो भुजा, तो दो भुजा और एक कोण, ये सॉरी कर्ण और दो भुजा समान हो। तो एक बार देखते हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा, तो क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा, तो ये कर्ण है और इसका एक भुजा, इन दोनों में से कोई सा भी दूसरे इसी तरीके से समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा समान है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो इस नियम को क्या कहेंगे, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। तो ये था। तो आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है दो त्रिभुज ABC और PQR। तो इसमें एक कोण समकोण है, या पहले त्रिभुज में B पर, दूसरे त्रिभुज में R पर, और जिसमें ये कर्ण है AC और ये एक भुजा ये, और उसी तरीके से इसमें एक भुजा ये और ये कर्ण दोनों क्या है, बराबर है। एक समकोण है और कर्ण दोनों का बराबर है और एक एक भुजा भी बराबर है, तो इसलिए ये समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से सर्वांग सम है। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो आज का होमवर्क में रहेगा आप लोगों का सर्वांग समता के जो 4 नियम पढ़े। एक क्या पढ़े थे, भुजा भुजा सर्वांग समता, फिर भुजा कोण भुजा, फिर कोण भुजा कोण, और ये समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। तो इन चारों नियम को आप लोग लिखेंगे और चित्र भी बनाएंगे। तो यही आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।